हेलो दोस्तों, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में रसायन समीकरण को लिखना और संतुलित करना सीख लिया था और रसायन समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये भी हम लोगों ने सीख लिया था और पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में उससे आगे के टॉपिक जो दिए गए हैं बुक में वो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हम लोगों ने रसायन समीकरण को संतुलित करना तो सीख लिया था, लेकिन उसकी भौतिक अवस्थाएं कैसे लिखी जाती हैं ये हम लोगों ने अभी नहीं सीखा था। तो आपको इस वीडियो में सबसे पहले बता देते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाएं कैसे लिखी जाती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जब किसी धातु की अपक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब किसी धातु की अपक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस H2 बाहर निकलती है, ये बाहर निकल जाती है। ठीक, तो आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे अगर हम मैग्नीशियम की अपक्रिया, मैग्नीशियम की हमारी धातु है, अम्ल कौन सा ले लेते हैं, कोई भी, जैसे HCl ले लेते हैं। जब HCl के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, सबसे पहले आप हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दीजिए। हाइड्रोजन हमेशा अणु के रूप में निकलेगी क्योंकि गैस है, गैस हमेशा अणु के रूप में बाहर निकलती है। आपको बता भी दिया था और याद रखना है, कोई भी गैस हो अगर आप अपक्रिया कराते हैं तो उसको अणु के रूप में ही लिखेंगे, परमाणु के रूप में नहीं लिखेंगे। अगर आप सिर्फ एक H लिख देते हैं तो ये परमाणु के रूप में है, अगर यहाँ पर 2 लगा देते हैं तब ये अणु के रूप में है। ठीक बच्चों, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई, बचा क्या, हमारी मैग्नीशियम बची, तो मैग्नीशियम को इधर आप समझने के लिए बाहर लिख लीजिए और Cl बची। अब 9th में पढ़ चुके होंगे मैग्नीशियम की सांद्रता कितनी होती है, +2। अगर नहीं आपको पता है तो याद कर लीजिए, साथ में बोलते भी जाइए। और क्लोरीन की कितनी होती है, -1। तो आपको प्लस माइनस पर फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए +2 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। अब +2 संयोजकता ये जो है ये हमारी क्लोरीन की पीछे यहाँ पर लग जाती है और ये -1 जो है ये हमारी मैग्नीशियम की पीछे लग जाएगी। तब हमारा सूत्र क्या बनकर तैयार हो जाएगा, MgCl2। 2a कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता जो थी इसके पीछे चली गई। ये 9th में आप लोगों को सिखाया गया होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो अभी सीख लीजिए, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं MgCl2। ये हमारी रासायनिक अपक्रिया हो गई। और आपको ये याद जरूर रखना है, जब किसी धातु की अपक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और लवण बनता है। क्योंकि अब अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार, इसमें ही ये सभी अपक्रियाएँ बताई गई हैं और कर दिखाई गई हैं। तो आपको अभी अगर सीखते चलेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आप रासायनिक अपक्रिया अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब आपको पता हो गया, हमने रासायनिक समीकरण लिख लिया लेकिन अभी संतुलित नहीं किया, तो इसको संतुलित कर लेते हैं जल्दी से। इधर मैग्नीशियम देखिए, अभिकारक की तरफ इधर कौन से होते हैं, अभिकारक होते हैं, और एरो के इधर कौन होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या तत्वों के, और इधर उत्पाद की तरफ जितने भी तत्व हैं इनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो आप इधर देख लीजिए मैग्नीशियम कितने हैं, एरो के इधर 1 है, इधर कितने हैं, 1। तो मैग्नीशियम हमारी संतुलित है, इसको छेड़ना नहीं है। अब हाइड्रोजन इधर देखिए कितने हैं, हाइड्रोजन इधर 1 है, लेकिन उत्पाद की तरफ कितने हाइड्रोजन हैं, उत्पाद की तरफ 2 हैं। तो आप अभिकारक की तरफ भी कितने हाइड्रोजन करेंगे, 2 करेंगे। तो 2 करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर HCl जो अम्ल लिखा गया इसके आगे आप 2 लगा लीजिए। 2 लग गए। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए अभिकारक तरफ। इधर देखिए कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हैं। मैग्नीशियम इधर कितने हैं, 1 है। इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है। तो हमारी रासायनिक अपक्रिया संतुलित हो गई। लेकिन अभी हमने इसकी भौतिक अवस्था नहीं लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं। किसी भी कोई भी तत्व दिया, कोई भी पदार्थ दिया, 3 होती हैं, जैसे कि ठोस, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। अब एक लिक्विड फॉर्म में होती है और तीसरी कौन सी होती है, गैस। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ 3 अवस्थाएं यूज की जाएंगी, सॉलिड यूज की जाएगी, गैस यूज की जाएगी, और एक होता है हमारी एक्वस। एक्वस, एक्वस मतलब होता है जलीय। एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है जलीय विलयन, जलीय। ठीक है बच्चों, जलीय। एक्वस मतलब होता है जलीय। अब यहाँ पर 3 अवस्थाएं सिर्फ यूज की जाएंगी। सॉलिड मतलब ठोस अवस्था यूज की जाएगी, हम जो रासायनिक अपक्रिया करेंगे ठोस अवस्था यूज की जाएगी, एक गैस की अवस्था यूज की जाएगी, और एक्वस, एक्वस मतलब कि जलीय, जलीय अवस्था लिखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम हमारी क्या है, धातु है, तो धातु हमेशा कैसी होती है, सॉलिड अवस्था में होती है, हमेशा ठोस होती हैं। तो सॉलिड का सबसे पहले यहाँ पर S दिया गया है, तो सॉलिड का पहला अक्षर यहाँ पर S लिख देंगे हम। ये हमारी भौतिक अवस्था लिख गई। उसके बाद अगर हम HCl देखते हैं तो HCl हमेशा हमारा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जलीय रूप में होता है। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, AQ, AQ, AQ। एक्वस का सिर्फ AQ लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा,
AQ, ये हमारी भौतिक अवस्था लिख गई। अगर इधर देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारा लवण है, लवण हमेशा कैसा होगा, सॉलिड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। उसके बाद अगर हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन हमेशा कैसी होती है, गैस है, गैस के रूप में होती है, तो जी यहाँ पर जी लिख देंगे, ये हमारी भौतिक अवस्था लिख गई। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक आपको उदाहरण और देकर समझा देते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जैसे दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, यही इसी प्रकार से लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, जब मैग्नीशियम की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनेगा। अगर किसी धातु की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब क्या होता है, आपको याद भी कराया था, धातु ऑक्साइड बनता है। कोई भी धातु ले लीजिए, उसका ऑक्साइड बना दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बुक में तो बताया गया है लेकिन अभी नहीं बताया गया है, आगे के चैप्टर में बताया गया है। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो रासायनिक अपक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो मैग्नीशियम की अपक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। अब MgO कैसे बना, तो आपको फिर से एक बार बता देते हैं ताकि याद रहे। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2 होती है। A+2 क्या होगी, A+2 यहाँ पर लिखी जाएगी, -2 यहाँ पर लिखी जाएगी, सॉरी बच्चों, +2 जो है यहाँ पर लिखी जाएगी और माइनस की यहाँ पर लिखी जाएगी। आपको रफ वर्क करके फिर से दिखा रहे हैं। जैसे ये हमने मैग्नीशियम लिया और O2 लिया, इसकी संख्या कितनी थी, +2 थी, इसकी कितनी होती है, -2 होती है। A+2 इधर लिखी जाएगी तो MgO2 हो जाएगा। यहाँ 2 पर फोकस नहीं किया जाएगा, इसकी संयोजकता जब इसके पीछे लिखी जाएगी तो 2 दूनी 4 मत कर देना, एक गलत तरीका है। यहाँ पर 2 पर फोकस नहीं किया जाएगा, सिर्फ O पर फोकस किया जाएगा। तो ये 2 जो है इसके पीछे आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, और ये -2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। 2 सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, MgO, वही यहाँ पर लिखा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। ये अपक्रिया हमने कर दी लेकिन अभी संतुलित नहीं किया, तो तुरंत संतुलित करते हैं जल्दी से, फिर अपना आगे टॉपिक पढ़ते हैं। मैग्नीशियम इधर कितने हैं, अभिकारक की तरफ कितने हैं मैग्नीशियम, इधर अभिकारक होते हैं एरो की तरफ, इधर कितने हैं, 1 है। इधर उत्पाद की तरफ अगर देखते हैं तो मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है। इधर अगर ऑक्सीजन पर फोकस करते हैं तो 2 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गई और 2 मैग्नीशियम हो गई। लेकिन अभिकारक की तरफ इधर कितनी है मैग्नीशियम, 1 ही है, तो इधर भी हम 2 लगा देते हैं, तो इधर अभिकारक की तरफ भी 2 हो गई, उत्पाद की तरफ भी 2 हो गई। ऑक्सीजन कितनी है, 2 हो गई, इधर कितनी है, 2। ये हमारी अपक्रिया संतुलित है। असंतुलित तो हो गई लेकिन अभी हमने इसकी भौतिक अवस्था नहीं लिखी है, तो जस्ट भौतिक अवस्था लिखते हैं तुरंत। देखिए मैग्नीशियम कैसा होगा, हमारा सॉलिड अवस्था में होगा। ये हमारी कैसा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा गैस के रूप में होगी, क्योंकि गैस है, और ऑक्सीजन हमारी गैस है तो गैस के रूप में ही होगी। इधर देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है हमारा, ये हमारा ऑक्साइड है। ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, सब सॉलिड ही होते हैं, तो हमारी S के फॉर्म में होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को भौतिक अवस्था लिखना आ गया होगा। अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। अगली अपक्रिया जो हमारी दी गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ। तो अपक्रिया करके दिखाते हैं, आपको समझा देते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तब क्या बनता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। जैसे अगर एक अणु है तो उसका नाम बोला जाएगा मोनो, अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, बस देखते जाइए। अगर 2 अणु हैं तो बोला जाएगा डाई, अगर 3 अणु है तो बोला जाएगा ट्राई। अब ये क्या बला है, अभी आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर फोकस करें तो देखें तो कार्बन कितना है, 1 है। ए सी हमारा क्या है, सी प्रतीक किसका होता है, कार्बन का, आपको याद भी कराया था। परमाणु क्रमांक कितना है, 6 होता है। संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे है हमारा क्या है, कार्बन है। अब इसके बाद हमारी क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, यहाँ पर कितने अणु दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं, अणु तो है ही नहीं, परमाणु है सिर्फ एक परमाणु। एक के लिए क्या बोला जाएगा, मोनो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑक्साइड। फिर आपको बता रहे हैं ऑक्सीजन के लिए आप ऑक्सीजन मत लिख देना, कार्बन मोनो ऑक्सीजन, ये गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ी हुई है आयन के रूप में। अगर इसको हम अलग करेंगे तो अगर इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करेंगे तो C की घात
+2 और ऑक्सीजन की घात -2, ये अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से आयन अलग होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑक्साइड किस लिए लिखा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमेशा है आयन के रूप में जुड़ी हुई, इसलिए ऑक्साइड लिखा जाएगा यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, एक हैं, तो यहाँ पर मोनो लिख दिया हमने। और ऑक्सीजन का क्या लिखा हो जाएगा, ऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप देखते हैं CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता हो रहा होगा डाई क्यों आया है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर डाई क्यों लिखा गया, यहाँ AC हमारा क्या है, कार्बन है, कार्बन लिख दिया गया। O के कितने परमाणु हैं, 2, O के कितने परमाणु हैं, 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, डाई, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, डाई। फिर O हमारी क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑक्साइड, क्योंकि आयन के रूप में जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम अभिक्रिया करते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तब CH3OH, ये कौन सी बला है, ये हमारा है मेथेनॉल। इसका नाम क्या है, मेथेनॉल। अब आप समझ रहे होंगे कि मेथेनॉल क्या होता है। मेथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। अब एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। ये अभिक्रिया हो गई, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तब क्या होता है, तब मेथेनॉल यानी कि एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, CH3OH मेथेनॉल का सूत्र है, आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार का एल्कोहल होता है। अब ये अभिक्रिया जो लिखी हुई है इसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने से पहले आप अभिकारक की तरफ फोकस कीजिए। अभिकारक की तरफ देखिए, कार्बन कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 1 है, ठीक है। कार्बन तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर कितने, 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 लगी हुई है, ऑक्सीजन भी संतुलित है। लेकिन हाइड्रोजन अगर इधर देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन गिनिए आप, 3 ए वाली हो गई, 1 ए हो गई, पूरे यौगिक की हैं जो गिननी है सभी। तो इधर कितनी हैं, उत्पाद की तरफ 4 हैं, इधर कितनी हैं, 2, तो इधर भी हम 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 हो गई, इधर भी हाइड्रोजन, सॉरी इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 हो गई, इधर 3 1 4 हो गई। तो ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। तो आशा करते हैं आपको ये अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे 340 ATM क्या है, तो आपको बता दें 340 ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, ये वायुमंडलीय दाब है। तो ATM क्या है, एटमॉस्फेरिक। तो 340 एटमॉस्फेरिक मतलब कि 340 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराई गई है। ठीक बच्चों, अगली जो अभिक्रिया की गई है ये हमारी सनी अभिक्रिया, आप जरा पहचानिए कौन सी अभिक्रिया है, याद करिए। जब सूर्य के प्रकाश में पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल के द्वारा CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और जड़ों के द्वारा पानी लेते हैं, तब क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और हमारा जो जल है जलीय लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन गैस भी एक्वस मतलब कि जलीय रूप में बाहर निकलती है। ये वही वाली अभिक्रिया कराई गई है। तो ये अभिक्रिया आप याद कर लेंगे, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, वरना ये आपको याद कर लेनी है। यह अभिक्रिया वही प्रकाश संश्लेषण वाली है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे क्लोरोफिल मतलब कि हरी पत्तियों द्वारा CO2 गैस रंध्रों द्वारा ग्रहण करते हैं और जड़ों से जल लेते हैं। तो उसके उपरांत क्या होता है, भोजन बनाते हैं जो ग्लूकोज का निर्माण होता है। AC6H12 वो क्या है, ग्लूकोज है, जिसका कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ये एक्वस मतलब कि जलीय रूप में होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। तो उसके बाद और ये लिक्विड फॉर्म में वाष्प के रूप में जल भी बाहर निकलता है। तो अब क्रिया आपको याद कर लेनी है, अगर आपको आती है तो और अच्छी बात है, वरना आपको याद कर लेनी है। अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आती है अब क्रिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ लेना। ठीक बच्चों, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका अलग से वीडियो हम बना देंगे। ठीक बच्चों, अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो पहली अभिक्रिया हमारी है संयोजन अभिक्रिया। तो आपको संयोजन अभिक्रिया बताते हैं क्या होती है। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया हमें पढ़नी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब आप इससे ही समझ जाएंगे। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जैसे 2 अभिकारक हो गए A + B मिलकर एक नया उत्पाद बनाएंगे सिंगल C, हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई,
संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या है हमारे, ये क्या है हमारे अभिकारक हैं, अभिकारक हैं। निर्माण क्या हुआ, उत्पाद। अब आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, हमने नोट्स बनाए हैं, नोट्स में बाकायदा सब अच्छे से लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। तो आप लोगों को नोट्स हम दे देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ठीक बच्चों, ये हमने संयोजन की परिभाषा भी लिखी है और हमने आपके बुक में जो उदाहरण दिए उदाहरण भी बताए हैं। तो आपको नोट्स का लिंक पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, पीडीएफ के द्वारा आप डाउनलोड कर लीजिए और बना लीजिए। हमने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बुकों को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िए, एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बुक होती है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। और किताब तो अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे तभी आप लोगों का मेंटल जो है सही से विकसित होगा, तो आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। ये क्रिया तो आप लोगों को यह संयोजन अपक्रिया समझ में आ गई होगी। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब आपके बुक में जो उदाहरण दिए हैं उदाहरण आपको करके दिखाते हैं। जैसे क्रियाकलाप दिया गया है 1.4, एक आपको उदाहरण दे देते हैं, उसके बाद हम आपके बुक के उदाहरण बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणु हो गया और ये ऑक्सीजन का अणु हो गया। अणु क्यों बोल रहे हैं फिर आपको बता देते हैं। अगर हाइड्रोजन सिंगल लिखी होती तो इसको परमाणु बोला जाता। ठीक बच्चों, ये अणु अगर दो हाइड्रोजन लिखी हैं तो इसको अणु बोला जाएगा, क्योंकि परमाणु मिलकर ही अणु का निर्माण करते हैं। दो हाइड्रोजन मिलकर ही H2 का निर्माण करती हैं। ठीक बच्चों, तो हमारी क्या हो गए, हाइड्रोजन का अणु हो गया, ये हमारे ऑक्सीजन का अणु हो गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। अब देखिए आप, दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, अधिक तो नहीं है लेकिन दो अभिकारक हैं, तो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो कैसी अपक्रिया हो गई, संयोजन अपक्रिया हो गई। इसका नाम क्या है, जल। ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन, ये हमारी क्या है, ऑक्सीजन। इसको संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितनी है, दो हैं, उत्पाद की तरफ कितनी है, दो हैं। इधर देखते हैं अगर हम अभिकारक की तरफ, ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, इधर कितने हैं, एक है, तो ऑक्सीजन नहीं संतुलित है, इधर दो लगा देते हैं। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन कितनी हो गई, दो हो गई। हाइड्रोजन पर फोकस करिए, दो दूनी चार, इधर कितनी हैं, दो ही हैं, आगे दो लगा देते हैं, तो दो दूनी चार हाइड्रोजन हो गई, चार हाइड्रोजन इधर भी हैं। ऑक्सीजन कितनी है, दो हैं, इधर भी ऑक्सीजन कितनी है, दो हैं, तो अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो आपको समझ में आ गई होगी संयोजन क्रिया। अब हम क्रियाकलाप 1.4 करते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में बताया गया है, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। तो आपको बताते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है और बुझा हुआ चूना क्या होता है। देखिए, इसमें धीरे धीरे से जल मिलाइए, फिर बोला गया है कि जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, दिखाया गया है जैसा चित्र पॉइंट 1.3 में देखिए दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन होता है, तो आपको बता देते हैं। जब आप लोग मार्केट से चूना लेकर आते हैं, जो मतलब चूना आप मार्केट से लेकर आते हैं वही आपका होता है बिना बुझा हुआ चूना। और इसका सूत्र क्या होता है आपको ध्यान रखना है। जब आप मार्केट जाते हैं पुताई करने के लिए चूना लेकर आते हैं, बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसका सूत्र होता है CaO। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको हम पुकारेंगे तो इसका नाम पुकारेंगे बिना बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम, क्योंकि Ca किसका प्रतीक है, कैल्शियम, ए लगा हुआ क्या है, ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम हो गया। ठीक बच्चों, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन इसका कॉमन नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक बच्चों, तो CaO हमारा क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। जब हम मार्केट से चूना लेकर आते हैं वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक बच्चों, ये CaO आया कहाँ से, फिर आपको बता देते हैं। जब कैल्शियम की अभिक्रिया हम O2 ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम Ca लें और O2 लें तो Ca की कितनी संयोजकता होती है, प्लस की 2 होती है, आपको याद कर लेना है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, माइनस की 2 होती है। हमने कई बार लिखाई है, कई बार हम बोल भी चुके हैं, आपको ऐसे याद हो गई होगी। इसकी संयोजकता यहाँ पर 2 जाएगी, इसकी यहाँ पर 2 जाएगी, 2 2 कट जाएगी तो CaO आ जाएगा। यहाँ से आया CO, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। जब हम मार्केट से बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं उसको जल में मिला देते हैं। किस में मिलाते हैं, जल में मिला देते हैं। तो आप जिस जल में मिलाते हैं, जिस बर्तन में मिलाते हैं, देखते हैं उस बर्तन
कि तापमान में वृद्धि हो जाती है, वो बर्तन गर्म हो जाता है, उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है और चूना कैसा बन जाता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक बच्चों, ये हमारा कैसा चूना है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अगर हम इसका रासायनिक नाम लिखते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, पहले क्या लिखा हुआ, कैल्शियम, तो यहाँ पर लिखते हैं कैल्शियम, पीछे क्या लिखा लगा है, हाइड्रॉक्साइड, OH को बोलते हैं हाइड्रॉक्साइड, आपको ध्यान रखना है। अभी अगर ध्यान रखते चलेंगे तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी केमिस्ट्री में, हम वादा करते हैं आपसे। OH- की संयोजकता एक होती है इसकी, इसका नाम है हाइड्रॉक्साइड। ये जहाँ पर मिलेगा आप इसको पुकारेंगे हाइड्रॉक्साइड। इसकी संयोजकता अगर आपसे पूछेंगे तो -1 आपको ध्यान रखनी है, तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा Ca कैल्शियम OH हाइड्रॉक्साइड। 2 कहाँ से लगा, क्योंकि OH की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो OH पर कितने लग जाएंगे, 2, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इसे बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। जब आप मार्केट से चूना लेकर आते हैं पुताई करने के लिए, उसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र होता है CaO, उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका कॉमन नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। जब इसको जल में आप मिला देते हैं तब वो बन जाता है बुझा हुआ चूना। अगर आप जल में मिलाते हैं तो देखते होंगे कितना तापमान में वृद्धि हो जाती है, हल्का फुल्का गर्म हो जाता है, अब वो बन जाता है बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, अब हम अपनी हाँ, यहाँ पर बच्चों ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्मा मतलब कि गर्माहट, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर दिखा देंगे ऊष्मा भी निकलती है। संतुलित करने की अगर देख लीजिए, संतुलित हो तो अच्छी बात है, वरना कर देते हैं हम। कैल्शियम कितने हैं, इधर 1 हैं, इधर भी कितने हैं, 1 हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1 और 2, 2 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, तो संतुलित है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन भी 2 हैं, अभिक्रिया संतुलित है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक क्रियाकलाप जो बच्चों बताया गया था वही वाली ये अभिक्रिया है, बिना बुझा चूना। हाँ, इसकी अवस्थाएँ नहीं लिखी हमने, इसकी अवस्थाएँ आप लिख लेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, जल कैसा है, लिक्विड फॉर्म में होगा। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ये जलीय विलयन में हमें प्राप्त होगा, तो एकवश होगा और ये हमारी ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारी यहाँ पर क्रियाकलाप में चित्र द्वारा दर्शाया गया था। जब आप मार्केट से चूना लाते हैं तो उसको जल में अगर डाल देते हैं, अगर जल में डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो जल में पड़ा होता है वो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बन जाता है और बीकर में थोड़ा तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो ऊष्मा निकलती है। ठीक बच्चों, जब तापमान में वृद्धि होगी यानी कि ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ये अभिक्रिया कराई गई, यहाँ पर लिखा भी है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं। अगर आप इस अभिक्रिया में देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं, 2 से अधिक तो नहीं है लेकिन 2 तो हैं, तो 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, ये हमारा क्या बना है, एकल उत्पाद। ये उत्पाद नहीं है, ये ऊष्मा है, इस पर फोकस नहीं करेंगे, ये एकल उत्पाद बना है। तो ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप भी अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं, इसे साथ में पढ़ लेते हैं। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने, जो बच्चे बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ है उसकी बात हो रही है। विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। हमने आपको बताया भी था, जो आप लोग चूना लेकर आते हैं उसको पानी में मिला देते हैं, फिर उसको सफेदी करने के लिए दीवारों पर यूज करते हैं, वही वाला चूना है जिसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइज बोला जाएगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, और जिसका नाम है बुझा हुआ चूना, कॉमन नाम है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड वायु में उपस्थित। अब ये बच्चों क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो दिया गया है इसके आगे की अभिक्रिया बच्चों बताई गई है। एक कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो प्राप्त हुआ है इसका सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइज। ये अभिक्रिया आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते भी होंगे। क्या होता है, जब हम लोग घर में सफेदी कर देते हैं उसके कुछ दिनों बाद ये सफेदी जो होती है ये धीरे धीरे क्या होता है, सफेदी कर देते हैं, फूलने लगती है और धीरे धीरे जमीन पर नीचे गिरने लगती है। तो इसमें अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ये बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या बोला जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल भी वाष्प के रूप में लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट।
अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कौन सी बला है कार्बोनेट, फिर आपको बता देते हैं। Ca क्या है हमारा, कैल्शियम है। CO3 प्लस माइनस, सॉरी बच्चों माइनस की 2 होती है, माइनस की 2 संयोजकता होती है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ये आप लोगों को बताया भी था हमने, इसे बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक बच्चों। और SO4 माइनस की 2 संयोजकता, इसे बोलते हैं सल्फेट। अगर नहीं बताया था तो आप बता देते हैं, आप याद कर लीजिए, हमारे साथ में बोलते जाइए, अभी आपको याद हो जाएगा। ये सल्फेट हो गया। NO3 माइनस की 1, इसे क्या बोलते हैं, माइनस की 1 क्या है बच्चों, संयोजकता है। एक हम बोल रहे हैं, आप ऐसे एक एक मत बोलिएगा, ये संयोजकता है, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। नाइट्रेट। ठीक बच्चों, तो आप याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आप अभी याद कर लेंगे तो आगे के जो जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री के दिए गए आपको सब हलवा लगेंगे, आपको सब समझ में आएंगे, मक्खन हो जाएगा बिल्कुल आपको। तो अभी याद कर लें, हमारे साथ में आप भी बोलिए। CO3 माइनस की 2 संयोजकता, इसे बोला जाएगा कार्बोनेट। ए आयन है बच्चों, ए आयन लिखे हुए हैं। ए सल्फेट क्या है, SO4 माइनस की 2 संयोजकता, सल्फेट एक प्रकार का आयन है। NO3 ए भी एक प्रकार का आयन है बच्चों। तो इसका नाम आप बोलिए, आप याद कर लीजिए। तो ये हमारा कौन सा नाम है, इसका बच्चों क्या नाम है, अगर इसका हम नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। Ca क्या होगा, कैल्शियम, CO3 क्या, इसे CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ठीक बच्चों, इसकी संयोजकता भी 2 होती है, इसकी 2 होती है, बराबर कट जाएगी, इसीलिए यहाँ पर CaCO3 लिखा गया है। अब इसका कॉमन नाम क्या होता है, जो सामान्य रूप से पुकारा जाता है, चूना, इस चूना पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, संगमरमर, यही बच्चों संगमरमर का सूत्र है, चूना पत्थर संगमरमर, जो यहाँ पर बताया भी गया है। ठीक बच्चों, चूना पत्थर या संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। अब यह क्रिया आगे बताई गई है, अब आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, अभी आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसमें दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर या रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। ठीक है, जो अभी आपको बता भी दिया। तो अब क्रिया बताई गई है, हमने आपको कर भी दिखा दी, जो कि संतुलित थी, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था नहीं लिखी, आप ऐसे भी समझ जाएंगे। COH का हमारा एक्वस था, CO3 का कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है, और ये हमारा सॉलिड CaCO3 संगमरमर हमारा सॉलिड होता है, और H2 हमारा कैसा लिक्विड फॉर्म में अपक्रिया की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको हम ये तीनों अपक्रिया एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, शुरू से बिल्कुल तीनों पास में लिख देते हैं ताकि संयोजन अपक्रिया के प्रकार में ये अपक्रिया आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहे। देखिए आप ध्यान इधर कायदे से, जब कैल्शियम की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब CaO कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या था, कैल्शियम या धातु, जब धातु की अपक्रिया वायु से कराई जाती है तब धातु ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये हमारा क्या था, कैल्शियम। इसका नाम क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना, ये हमारा क्या था, कैल्शियम था। संतुलित कर लेते हैं, अगर इधर ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 2 लगा देते। अब हम अपक्रिया बहुत फास्ट करेंगे, आप जल्दी जल्दी समझते चलिए। ठीक है, ये हमारी पहली अपक्रिया हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब बिना बुझा हुआ चूना की अपक्रिया, जब बिना बुझा हुआ चूना की अपक्रिया CaO की अपक्रिया जल के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइज, और बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि गर्माहट, गर्म हो जाता है बीकर, ऊष्मा बाहर निकलती है। तीसरी अपक्रिया क्या थी, ये भी अपक्रिया हमारी संतुलित है, पहले से संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, जब हम CaOH का होल ट्वाइज, यानी कि इसका नाम क्या है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, जब हम बुझा हुआ चूना की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराते हैं तब CaCO3 और जल बाहर निकलता है। CaCO3 क्या है, CaCO3 हमारा है संगमरमर। तो आपसे पूछें संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। इसका रासायनिक सूत्र अगर तो रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। आप रासायनिक नाम आप तो ऐसे बोल लेंगे, तत्व को बोलते जाइए, रासायनिक नाम बोल देंगे आप। इसको संतुलित कर लीजिए। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं,
2 2 4, इधर कितनी है 3 1 4, ये भी अभिक्रिया पूरी संतुलित है। लेकिन इसकी भौतिक अवस्था नहीं लिखी है, तुरंत भौतिक अवस्था लिखते हैं। कैल्शियम हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है। ऑक्सीजन कैसी होती है, हमारी गैस के रूप में होती है, ये हमारा कैसा होगा, सॉलिड होगा। उसके बाद ये हमारा कैसा होगा, सॉलिड होगा। जल कैसा होगा, जल हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। ये हमारा कैसा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा, जली विलयन में लिया गया था। और इसके बाद ये हमारा कैसा होगा, एक्वस होगा। ये हमारी कैसी होगी, गैस के रूप में होगी। ये हमारा सॉलिड प्राप्त होगा, ये हमारा लिक्विड होगा। ठीक बच्चों, लिख दिया। ये तीनों अभिक्रिया आप साथ में लिख लीजिए। अभी आपको एक तरीके से देख रहे होंगे कि ये हमारी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये हमारी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन ये हमारी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन एकल उत्पाद नहीं बनना है, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे और संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी, जो आपके बुक में दिए गए हैं। जैसे कोयले का दहन, जैसे अभिक्रिया दी गई है पहली। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। कोयले का दहन, तो जल्दी जल्दी चलिए और पढ़ते चलिए। पहली दी गई है कोयले का दहन। अब आप ही बताइए, कोयले का दहन मतलब कि कार्बन। कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन का प्रतीक C होता है। कोयला क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का जब आप दहन करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप दहन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकलती ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर कार्बन लिखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखिए। कार्बन का यानी कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, प्लस की 4 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, माइनस की 2 होती है। अब आप इसकी संयोजकता इसके पीछे ले जाइए, इसके पीछे ले जाइए। इस 2 पर आपको फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी, कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2O4। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 दूनी 4 कट गई, तो CO2, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, CO2। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO2। ये सिर्फ समझने के लिए है, लॉजिकल है। आप इस पर कोई फोकस अगर ये आप नहीं कहेंगे कि ऐसा कैसे कर दिया, आपको सीधे ध्यान रखना है। जब कोयले का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, हमारी अभिक्रिया संतुलित है। ठीक बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इसकी भौतिक अवस्था लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कोयला कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये हमारी कैसी है, गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, गैस है। ठीक बच्चों, आगे करते हैं अभिक्रिया हम। आगे अभिक्रिया जो बच्चों दी गई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल का निर्माण है। आपको बता भी चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन कैसी है बच्चों, कैसी होगी, गैस के रूप में होगी। ऑक्सीजन कैसे, गैस के रूप में होगी। जल कैसा होगा, लिक्विड होगा। संतुलित कर लीजिए, इधर 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर भी 2 लगा दिए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इधर भी 2 हैं। अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो आशा करते हैं ये उदाहरण आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत धीमे धीमे हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको बहुत समझाना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 2 बार बताया जा चुका है, बुक में भी लिखा है, आप हाईलाइट कर लीजिए। अगला देखते हैं बच्चों, क्रियाकलाप 1.4। हमने यहाँ भी देखा वही क्रियाकलाप जिसमें बिना बुझा हुआ चूना लिया गया था, जल के साथ अभिक्रिया कराई गई थी तो बुझा हुआ चूना बना था। हमने अभी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपको बता देते हैं, जिन संयोजन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा लिया गया था बिना बुझा हुआ चूना, जिसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई गई थी, तो हमारा बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ था, साथ में बहुत सारी ऊष्मा भी निकली थी। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी, ये लिखा हुआ है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और नोट्स में बाकायदा अच्छे से लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। और आप लोगों को इन चीज़ों में से जो चीज़ आपको अच्छी लगे अभिक्रिया, वो आप भी लिख लीजिए अपने नोट्स में। और हमने नोट्स में बाकायदा सभी अभिक्रियाएँ लिखी हुई हैं जो आपके बुक में दी गई हैं। और हमने कई सारे ऐसे भी टॉपिक लिखे हैं जो बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको आगे पढ़ने के लिए सहूलियत देंगे। ठीक बच्चों, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद बनता है, उसके साथ में ऊष्मा भी निकलती है। आप ऐसे ध्यान रखिए, कोई भी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक और बताई गई है प्राकृतिक गैस का दहन। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस कौन होती है। जैसे
प्राकृतिक गैस होती है हमारी मीथेन, CH4, इसका नाम है मेथेन बोल सकते हैं या मीथेन बोल सकते हैं, दोनों सही हैं। CH4 दहन किया जाएगा हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तब क्या होगा, जब प्राकृतिक गैस का दहन, किसी भी चीज़ का बच्चों जब दहन किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा बाहर निकलेगी ही निकलेगी, तो CO2 प्लस जल बनेगा। और आपको सबसे अच्छी बात एक और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन दिया गया है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आपको कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी कार्बन के साथ में मतलब जब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होता है तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तो CO2 गैस बाहर निकलती है और जल बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको यह क्रिया समझ में आ गई होगी। और हमने ऊष्मा तो निकाली ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऊष्मा भी बाहर निकलती है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, तो ये भी हमारा ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण है। ठीक बच्चों, इसकी अवस्था लिखी गई है, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आगे बच्चों देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया? तो आपको पता होना चाहिए, जब आप श्वास लेते हैं तो ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बोले या ऊष्मा बोले, बात एक ही है, ऊर्जा को ही ऊष्मा बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो आप जब श्वास लेते हैं तो आप क्या ऊर्जा बनती कि नहीं बनती है? तो हम श्वास लेते हैं, श्वास भी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। तो पढ़ते हैं, जब हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड, और कार्बोहाइड्रेट होता है। इन क्या होता है बच्चों, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। इसका अध्ययन अध्याय 6 में करेंगे। ठीक बच्चों, तो ये अभिक्रिया बताई गई है। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन खाते कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कैसा होता है, एक्वस मतलब कि जलीय रूप में होता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारी नाकों के जरिए कोशिकाओं में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में एक अभिक्रिया होती है, जिसके उपरांत CO2 गैस बाहर निकलती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है और जल लिक्विड फॉर्म में बनता है और बहुत सारी ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग चलते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, कई सारे काम करते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन से ग्लूकोज बनता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, जिसके उपरांत CO2 गैस बाहर निकलती है और जल बनता है और बहुत सारी ऊर्जा बनती है। ऊर्जा का उपयोग हम लोग बहुत सारी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं और हमारा जल जो होता है लिक्विड फॉर्म में बहुत कम बनता है, बहुत कम। यह अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है, पूछ लेते हैं कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। आगे का अभिक्रिया जो दी गई है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है बच्चों टूटना। तो आपको वियोजन अभिक्रिया बता देते हैं। जैसे पहले आपको वियोजन समझा देते हैं क्या होता है। वियोजन को अवघटन भी बोलते हैं। वियोजन का मतलब बच्चों होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। अब आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए। वियोजन को अपघटन भी बोलते हैं, टूटना। जैसे अगर हम जल लेंगे H2O, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे जल 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट गया, इसको अगर संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, संतुलित हो जाएगी। अब जो उदाहरण आपके बुक में दिए गए हैं उन उदाहरण को आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये उदाहरण समझ में नहीं आते हैं, मतलब ये अभिक्रियाएँ जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो हमारे साथ समझते चलिए, आपको केमिस्ट्री तो बिल्कुल हलवा लगेगी। आपको जितनी भी चैप्टर पढ़ाएंगे बिल्कुल इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको बहुत मस्त समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अगला जो क्रियाकलाप दिया गया, क्रियाकलाप CBSE बोर्ड में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं लेकिन घुमाकर पूछ लेते हैं।
हम जब प्री बोर्ड दे रहे थे तो हमारे सर ने पूछा था कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को फिर गर्म कीजिए, गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो हमें पता ही नहीं चला था, जान ही नहीं पाए थे 2 ग्राम फेरस सल्फेट लें कैसे। लेकिन आप लोगों को हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, आप लोग उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन हमने पढ़ के इसके नोट्स भी बनाए हैं बाकायदा, तो आपको नोट्स भी दे देंगे, आप नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक बच्चों, करते हैं। कहा गया है क्रियाकलाप करते हैं और कुछ नहीं। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, किसी को पता है? कोई बात नहीं, अगर पता है तो कमेंट में बता देना, वरना हम बता देंगे भी। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप से ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.4 में, ये 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने पर पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रिस्टल से आप कंफ्यूज ना हो। क्रिस्टल मतलब ठोस ही होता है। ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, बताया भी था पहले, क्रिस्टल और क्रिस्टल। तो क्रिस्टल ऐसे ठोस को कहते हैं जैसे कि नमक प्रकार का ठोस है जिसके अणु जो होते हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं, ऐसे ठोस जिनके अणु निश्चित क्रम में होते हैं। तो अणु क्रिस्टल मतलब हो गया उसके 2-3 टुकड़े ले लीजिए। ठीक बच्चों, क्रिस्टल ऐसा ठोस होगा जो जैसे नमक होता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये क्या है, हमारे क्वथन नली है, फेरस सल्फेट इसमें लिया गया है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल यानी कि कुछ टुकड़े लिए गए हैं जो कि ठोस हैं, दब नहीं सकते हैं, रबड़ की तरह नहीं है। अगर रबड़ की तरह होते तो उन्हें क्रिस्टल यहाँ पर लिखते हैं। ठीक बच्चों, और नमक की तरह ठोस है इसलिए क्रिस्टल लिखा गया है। आप ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हर कोई नहीं बताता है। अगर बताता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं बताता है तो बेकार बात है, बतानी चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। फिर क्या, यहाँ पर गर्म किया गया है। गर्म करने पर यहाँ पर अपक्रिया हुई है। अपक्रिया क्या हुई है, कई सारे गैसें निकली हैं जो आपको आगे अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, बताते हैं। फेरस सल्फेट का रंग हरा और पीला होता है। ठीक बच्चों, आप लोग ध्यान रखना। चलो अपक्रिया करके दिखा रहे हैं। जो अपक्रिया यहाँ पर की गई है, फेरस सल्फेट लिया गया है FeSO4। अब आपको एक चीज़ और बता दें, इसका नाम क्या है, फेरस, सॉरी बच्चों, अब आपको दिखेगा फेरस सल्फेट। देखिए, अगर आप Fe क्या है, हमारा आयरन है ना, लोहा ही तो है, आयरन ही तो है, ये आयरन ही तो है। अगर आप आयरन की संयोजकता प्लस की 2 लेते हैं तो उसको बोला जाएगा फेरस। उसको क्या बोला जाए, फेरस। अगर आप आयरन की संयोजकता प्लस की 3 लेते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक। ये आप ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने योग्य वाली बातें हैं। अगर आप आयरन की संयोजकता प्लस 2 लेते हैं तो आयरन का नाम बोला जाएगा फेरस। अगर आयरन की संयोजकता प्लस 3 लेते हैं उसका नाम बोला जाएगा फेरिक। ये आप ध्यान रखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब क्या होगा, इसको हम फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। इसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। अगर हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा देंगे तो आप लोग देख रहे होंगे एक इसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए आपको समझाते हैं। जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी जाती है, अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा उत्पाद कहाँ से बन गया, तो आपको बता दें अपक्रिया प्रयोगशाला में की गई है, उसके बाद यहाँ पर लिखी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रियाकलाप दिया जाता है कि आप प्रयोगशाला में कीजिए और उसके बाद आप नोट कीजिए। लेकिन हम लोगों को क्या प्रयोगशाला में अपक्रिया कराई ही नहीं जाती हैं, कराई तो इंटर फर्स्ट ईयर में जाती हैं, वो भी इतना नहीं, थोड़ा बहुत कराई जाती हैं, बाकी तो कराते भी नहीं, हम लोगों को याद ही करना पड़ता है, मतलब समझना ही पड़ता है। ठीक बच्चों, देखिए तो यहाँ पर क्या था, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को ऊष्मा जब देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, किसमें, फेरिक ऑक्साइड, क्या करे बच्चों, इतना बहुत सारा लिखना पड़ता है, घिचपिच हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है, यहाँ लिख देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सॉरी बच्चों, इंग्लिश में लिखने जा रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी समझा रहे हैं, भागिए मत, रुकिए। इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब देखिए समझिए, यहाँ पर सल्फर डाई क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं डाई, यहाँ पर डाई क्यों बोला गया है कि जब आप
एक अणु का यूज करेंगे। इधर देखिए आप लोग, जब आप एक अणु होगा तो मोनो बोलेंगे, दो अणु होंगे तो डाई बोलेंगे, तीन अणु होंगे तो ट्राई बोलेंगे। तो इधर आप फोकस कीजिए। एस हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर। सल्फर, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर। तो इसका नाम पहले क्या बोला जाएगा, सल्फर। ठीक बच्चों। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, सॉरी बच्चों, अणु नहीं, परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। तो यहाँ क्या बोला जाएगा, डाई। फिर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या बोला जाए, ऑक्साइड। इसीलिए इसका नाम क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, गैस होती है। ठीक बच्चों, गैस होती है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, सल्फर। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, सल्फर। अणु कितने हैं ऑक्सीजन के, सॉरी बच्चों, हम बार बार अणु ही बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में अणु ही अणु चल रहा है, क्योंकि 9 का हमने अणु और परमाणु का चैप्टर पढ़ा था अभी हाल ही में, इसीलिए हमारे माइंड में अणु अणु ही चल रहा है बार बार। आप परमाणु समझिए। ठीक बच्चों। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3। तो यहाँ पर सल्फर ट्राई ऑक्साइड, 3 के लिए क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में ट्राई बोलते हैं, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हमने अभिक्रिया संतुलित नहीं की है। तो जब आपको ध्यान रखना है, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो फेरिक, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर फेरिक क्यों बोला जा रहा है, ये भी आयरन है, इसका ये भी लोहा है, लोहा ही है, लेकिन यहाँ पर फेरिक बोला गया है। क्यों, यहाँ पर समझिए। इसे उठाकर यहाँ पर रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, Fe2O3। आशा करते हैं आप लोगों को मज़ा तो आ रहा होगा पढ़ने में। Fe की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, Fe की संयोजकता होती है 1 होती है, 2 1 होती है, 3। तो यहाँ पर हम 3 यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, प्लस की 2, यहाँ पर 3 नहीं लिखते हैं। ठीक बच्चों। ये 3 कहाँ जाएंगे, पीछे। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये बनकर क्या तैयार हो जाएगा, Fe2O3। अगर आप Fe की संयोजकता 3 यूज करते हैं तो उसका नाम बोला जाएगा फेरिक। उसका नाम क्या बोला जाएगा, फेरिक। तो यहाँ पर बोलते हैं फेरिक और ऑक्साइड। अब यहाँ पर मत लॉजिक लगाइएगा कि फेरिक ट्राई ऑक्साइड बोल दे, ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर संयोजकता लिखी हुई है इसकी। यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अगर 2 संयोजकता है तो उसका नाम बोला जाएगा फेरस। अगर 3 है तो फेरिक बोला जाएगा। हमने बाकायदा अच्छे से लिख रखा है नोट्स में, आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये नोट्स आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। देखिए, अगर आयरन Fe प्लस 2 संयोजकता है तो उसका नाम होगा फेरस। फेरस की कितनी होती है, प्लस की 2 होती है, एक प्रकार का आयन है। अगर आयरन की संयोजकता प्लस की 3 है तो उसका नाम होगा फेरिक। अगर कापर की संयोजकता प्लस 1 है तो उसका नाम होगा क्यूप्रिक। अगर कापर की संयोजकता प्लस 2 है तो उसका नाम होगा क्यूप्रस। ये अभी यूज़ किए जाएंगे। ठीक बच्चों। तो अभी से आप याद करते चलेंगे तो केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी माँ से मक्खन और हाथ से हलवा लगेगी। तो बच्चों, ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने संतुलित नहीं किया था, इसको संतुलित कर देते हैं। देखिए, इधर फोकस कीजिए। इधर Fe कितने हैं, 2 हैं। इधर कितने हैं, सॉरी बच्चों, इधर कितने हैं, 1 है। इधर कितने हैं, 2 हैं। तो इधर आप 2 लगा देंगे तो Fe कितने हो जाएंगे, 2। इधर भी 2 हो गए। सल्फर कितने हैं, 1 है। इधर देखिए 1 2, लेकिन बच्चों इधर 1 नहीं है, ये आगे लगा हुआ है 2। तो इधर भी सल्फर कितने हैं, 2। इधर 1 2, इधर भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 3, सॉरी बच्चों 4 नहीं है, 4 दूनी 8 हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम नहीं दे रहे हैं तो आपको देना चाहिए। 4 दूनी 8। इधर कितने हैं, 3। और इधर देखिए 3 2 5, 5 3 8। तो अभिकारक भी कितने हैं, अभिकारक भी बराबर हैं और उत्पाद भी बराबर है। तो अभिक्रिया संतुलित है। लेकिन अभी इसकी भौतिक अवस्था नहीं लिखी है, भौतिक अवस्था लिखनी चाहिए। फेरस सल्फेट कैसा होगा, सॉलिड होगा, ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं, इधर ये हमारा फेरिक ऑक्साइड कैसा होगा, सॉलिड होगा, एस लिखेंगे। ये तो हमारी गैस है तो जी लिखा जाएगा, इधर भी जी लिखा जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है या एक वियोजन अभिक्रिया है। तो आपको दिख भी रहा होगा, एकल अभिकारक टूट के छोटे छोटे उत्पादों में बदल रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का वैसे वास्तविक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O, जो आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान रखते हैं फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप FeSO4 ही ध्यान रखिए। 7H2O क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जल के 7 अणु लिए गए हैं। यहाँ पर जो बिंदी रखी है इसको इंटू यानी कि गुड़े के रूप में केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं। 7 जल के अणु का नाम ना बोलकर बोल देते हैं फेरस सल्फेट, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया FeSO4 का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत
या फेरिक ऑक्साइड ए लिखा हुआ है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 SO3 क्या है, हमारी गैस है। ठीक बच्चों, आगे की अभिक्रिया पढ़ते हैं। अगर आगे हम अभिक्रिया पढ़ते हैं जो दी गई है, चूना पत्थर है हमारा, क्या था, संगमरमर को ही चूना पत्थर कहते हैं। जब चूना पत्थर पर ऊष्मा दी जाती है तब ये पुनः से बुझा हुआ चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो बच्चों, तो अभिक्रिया करके दिखा रहे हैं। हम पेज ढूंढ लेते हैं जिस पर हमने सभी अभिक्रियाएं की थी, मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे अभिक्रिया करते हैं जो दी गई है। जब आप CaCO3 पर ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा यानी कि गर्म करते हैं, तब क्या होता है, ये CaO प्लस जल में टूटा है ना, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है CO2। तो जब आप संगमरमर, ये क्या है हमारा, संगमरमर पर ऊष्मा देते हैं तभी हमारा CO क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, इसे तो नहीं भूलना है। अरे भैया लिख जाओ यार, ये हमारी क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी लिखना पड़ रहा है, ठीक बच्चों। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने, 3 है, इधर भी कितने हैं, 3 है, संतुलित है, करने की जरूरत नहीं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एकल अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद में बदल रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक बच्चों, तो यही यहाँ पर अभिक्रिया समझाई थी। बुझा हुआ चूना, यहाँ पर बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना है, आप पीछे देख सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे ऊष्मीय वियोजन क्या मतलब है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया जो होती है, जैसे आप किसी भी अभिकारक को 2-3 प्रकार से तोड़ सकते हैं, या तो ऊष्मा देकर तोड़ दीजिए या आप उसको ऊष्मा देकर तोड़िए। ठीक बच्चों, ऊष्मा को ही तापमान बोलते हैं। अगर तापमान दे रहे हैं या ऊष्मा दे रहे हैं, बातें एक ही है। ठीक बच्चों, तो ऊष्मा या तापमान, बात एक ही है। तो ऊष्मा अगर देकर तोड़ रहे हैं तो ऊष्मीय वियोजन, इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मीय वियोजन। अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते तो क्या हो जाती, विद्युतीय वियोजन। ठीक बच्चों, और अगर हम तापमान लेकर तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तापीय वियोजन। अब आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.6, इसमें भी बताया गया है, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, चिमटे से क्वथन नली। अब बच्चों, आप समझ रहे हो, मतलब सोच रहे होंगे कि इस अभिक्रिया में कोई लॉजिक नहीं है, तो बात सही है। ये अभिक्रिया आपको याद ही कर लेनी है कि फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो क्या क्या उत्पाद बनते हैं। इसमें कोई लॉजिकली बात नहीं, जहाँ लॉजिकली बात होगी हम आपको तुरंत बताएंगे। ठीक बच्चों, ठीक इसी प्रकार इसमें भी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, ऐसे याद कर लेनी है। और ठीक इसी प्रकार आप जो आगे अभिक्रिया बताई गई ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। यहीं तक रखते हैं बच्चों, यहाँ से हम अगला भी कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बोर भी हो जाएंगे। तो क्रियाकलाप 1.6 यहाँ से हम बच्चों कल पढ़ेंगे फिर से। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, यानी कि लग रहा होगा, लगेगा आने वाला। ठीक बच्चों, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बता देना, और इसका अगला लेक्चर हम अगले दिन अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।